हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम केमिस्ट्री में लेकर आए आपके लिए नया टॉपिक, गैसों की द्रव्यों में विलेयता, सोलिबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स। तो देखो, सोलिबिलिटी गैसेस क्या होगी लिक्विड्स में। जैसे आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो, तो कोल्ड ड्रिंक में क्या है भाई, वाटर है यानी पानी है, लिक्विड है। और हमें पता है उस लिक्विड में कौन सी गैस डिसोल्व रहेगा भाई, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो पानी में घुलना है, आज उसको हम यानी कि डिटेल से पढ़ने वाले। आपने देखा भी होगा, मतलब जब कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो उसमें जो गिलास में किए हम, तो जो नीचे है क्या हो रहा है, जो कुछ ना कुछ आप देखेंगे कि बुदबुदाहट के रूप में कुछ पार्टिकल निकलते हुए महसूस होंगे हमें, तो वही क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। और उसी को डिटेल से पढ़ने वाले हम, यानी आज का टॉपिक हमारा गैसों की द्रव्यों में विलेयता। तो वैसे अगर हम ओरल देखें, नॉर्मल बहुत अल्प मात्रा में, यानी जो गैस की विलेयता होगी वो दर विलायकों में बहुत अल्प होगी, यानी सीमित होगी। लेकिन क्योंकि ये जब अगर थोड़ी सी उनके साथ उचित कंडीशन दे दी जाए, उनको परफेक्ट कंडीशन दे दी जाए, तो वो क्या हो जाएंगे, वो ज्यादा से ज्यादा डिसोल्व हो सकेंगी। उनको बारे में आज हम डिटेल से यहाँ पे अध्ययन करने वाले हैं। तो गैसों की द्रव्यों में विलेयता क्या होगी, मैं डेफिनेशन पढ़ दे रहा हूं, ऐसे समझे। उसने कहा कि एक निश्चित ताप पर गैसों की द्रव्यों में विलेयता एक निश्चित सीमा तक ही होती है। निश्चित सीमा तक मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पर वो क्या होंगी, बहुत लिमिट, बहुत कम मात्रा में घुलेंगी होती है। द्रव द्वारा गैसों का अवशोषण करने पर गैसों का विलयन प्राप्त होता है। यानी अगर कोई द्रव है वो किसी गैस का अवशोषण करेगा तो कौन सा प्राप्त होगा में विलयन, तो प्राप्त होगा द्रव में गैस का विलयन प्राप्त होगा। गैसों की जो विलयता का हम यानी कि आकलन करेंगे, वो करेंगे अवशोषण गुणांक के आधार पर। ये लिखा भी है भाई नोट हमने, गैसों की द्रव्यों में विलयता को अवशोषण गुणांक द्वारा व्यक्त करते हैं। और भाई जो ये अवशोषण गुणांक हुए इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम अल्फा से। अवशोषण गुणांक क्या होगा, तो एक साइंटिस्ट थे यहाँ पे, बूनसेन, वैज्ञानिक का नाम लिख दे रहा भाई मैं। तो बूनसेन ने अल्फा यानी कि अवशोषण गुणांक को दिया था भाई। डेफिनेशन क्या थी इसकी, डेफिनेशन है बेटा, किसी निश्चित ताप एवं एक वायुमंडलीय दाब पर विलयन के इकाई आयतन में घुली हुई गैस का एनटीपी पर, इस पर भाई एनटीपी पर निकाला गया आयतन अवशोषण गुणांक कहलाता है। एनटीपी, यहां पे आपको 3 लेटर दिखाई दे रहे हैं। एन मतलब नॉर्मल, टी मतलब टेम्परेचर और पी मतलब प्रेशर। यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर पर किसी गैस का किसी विलयन में या किसी द्रव में एक वायुमंडलीय दाब और उस निश्चित ताप पर जो गैस का आयतन होगा ना विलयन के अंदर, वही क्या कहलाएगा, उसका अवशोषण गुणांक कहलाएगा। अवशोषण गुणांक के आधार पर ही किसी गैस की विलेयता द्रव में डिसाइड होगी कि वो गैस द्रव में ज्यादा डिसोल्व होगी या कम डिसोल्व होगी, मतलब ज्यादा घुलेगी या कम घुलेगी। फॉर एग्जांपल जैसे बात कर ले, यहां पे 4 गैसेज ले लें हम, 4 गैसें ले ली भाई। यहां पे मान लिया पहली है बेटा नाइट्रोजन, दूसरी है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड CO2। इनके जो अवशोषण गुणांक है वो मान लिया हमने, यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है भाई, 0.015 है बेटा, हाइड्रोजन का 0.017 है, CO2 का 0.028 है और CO2 का कितना है 0.88 है। ध्यान से सुने, नाइट्रोजन का अवशोषण गुणांक 0.015 है, हाइड्रोजन का अवशोषण गुणांक 0.017 है, ऑक्सीजन का अवशोषण गुणांक 0.028 है और कार्बन डाइऑक्साइड का 0.88 है। मतलब ये जो ऊपर लिखी मैंने भाई ये गैस है और नीचे क्या भाई अवशोषण गुणांक। क्योंकि अवशोषण गुणांक को अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं इसलिए मैंने यहां पे अल्फा लिख दिया। इस तरह से वो हमें दे देगा और हम यहां से क्वेश्चन करेगा हमसे। क्या क्वेश्चन करेगा, वो पूछ लेगा कि बताओ जलीय विलयन बनाने के लिए इन चारों गैसों में से कौन सी ज्यादा डिसोल्व होगी, कौन सी ज्यादा घुलेगी। तो हम चेक करेंगे, जिसका अवशोषण गुणांक मैक्सिमम होगा वो गैस ज्यादा घुलेगी। यहां पर आप देख रहे हैं CO2 का कितना है 0.88 है, तो आपका जवाब क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड अधिक विलीय होगी। किसमें भाई, जल में। वहीं पे सबसे कम किसका होगा, तो भाई आप देख रहे हैं अवशोषण गुणांक किसका सबसे कम है यहाँ पे, नाइट्रोजन का। तो सबसे कम यानी कौन सी घुलेगी भाई, नाइट्रोजन घुलेगी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। यानी फिर से समझा दे रहे एक बार, अगर अल्फा का मान अधिक है तो सीधी सी बात है वो गैस द्रव में भी उतना ही ज्यादा घुलेगी, और अगर अल्फा का मान कम है तो वो गैस उतनी ही द्रव में कम घुलेगी। यानी जो अवशोषण गुणांक है तो किससे कौन प्रभावित होगा, अवशोषण गुणांक से, विलेयता। ठीक है, अवशोषण गुणांक प्रोपोर्शनल होगा विलेयता के। अब बात कर लें गैसों की द्रव्यों में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। तो 4 कारक होंगे। यह टॉपिक हमारा गैसों की द्रव्यों में गैसों की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। तो 4 कारक होंगे भाई। पहला है जिसमें से बेटा गैस की प्रकृति, दूसरा है भाई विलायक की प्रकृति, तीसरा ताप का प्रभाव और चौथा दाब का प्रभाव।
अब देखो गैस की प्रकृति समझे। अगर कोई गैस किसी विलायक में दर विलायक से क्रिया कर रही और क्रिया करने के पश्चात वो आयनाइजेशन दे रही यानी आयनित हो जा रही, तो वो गैस उस विलायक में ज्यादा घुलेगी। और अगर वो क्रिया नहीं कर रही, तो जब क्रिया नहीं करने की तो सीधी सी बात उसका आयनाइजेशन भी नहीं होगा, और तो वो ऐसी गैस क्या होगी, जल में कम विलीय होगी। यानी अगर हम पहले वाली की बात करें, गैस की प्रकृति लिखे हुए हैं यहां पे समझे, जो गैस विलायक से क्रिया करती है अथवा आयनित हो जाती है वे प्राय अधिक विलयशील होती है। जैसे फॉर एग्जांपल बात करें हम अमोनिया की बात कर ले भाई, अमोनिया क्या हो बेटा NH3, या CO2 की बात कर ले कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर हमें इनका जलीय विलयन बनाना है भाई, तो क्या होगा, यहां पे अमोनिया NH3 होगा बेटा, हमें जल में प्रवाहित कर दी H2O, इसको कैसे लिख सकेंगे भाई, H2O को ऐसे लिख सकेंगे HOH। तो यहां पे क्या होगा, ये रिएक्शन करने के बाद यहां से ये जो NH3 है यानी ये जो हाइड्रोजन है, तो क्या बना लेगा भाई, ये बना लेगा बेटा NH4OH, एक हाइड्रोजन को इसके साथ अटैच कर दिया तो NH4OH। अब क्या होगा, इसका आयनाइजेशन होगा। आयनाइजेशन मतलब यहां पे हमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मिलेंगे, NH4 यानी कि अमोनियम आयन और प्लस हाइड्रोक्साइड आयन। अब हम देख रहे हैं कि जो ऊपर कंडीशन लिखी हुई है ना, वो पूरी की पूरी यहां पे लागू हो रही है। क्या हो रहा, अमोनिया पहले जल से क्रिया कर रही, जल से क्रिया करने पर क्या बना रही, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और साथ साथ ही क्या बना रही भाई, आयनाइजेशन बना रही या आयनित हो जा रही। तो क्या बना रही, अमोनियम आयन बना रही और हाइड्रोक्साइड आयन बना रही। तो मतलब यहां से एक बात क्लियर होगी क्या, कि अमोनिया जल में ज्यादा घुलेगी। सिमिलर दूसरी CO2 की बात करें भाई, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, तो यहां पे क्या होगा, ये क्रिया करके भाई बना लेगा यानी H2CO3, और अब आयनाइजेशन कर लेंगे इसका भाई, तो आयनाइजेशन पर बन देगा ये H प्लस प्लस HCO3 माइनस। तो ये भी ऊपर वाली कंडीशन फॉलो कर रहा, तो इस आधार पर हम कह सकेंगे क्या, कि भाई ये दोनों गैसें जल में ज्यादा से ज्यादा घुल सकेंगे। अब दूसरा ले ले, मान लिया कौन सी भाई, नाइट्रोजन ले ले मान लिया हम भाई, या ऑक्सीजन ले ले, या हाइड्रोजन ले ले। तो क्या होगा, यहां पे ये गैसें जल से कोई क्रिया नहीं करेंगी। जैसे मान लिया नाइट्रोजन प्लस H2O, तो यहां पे कोई रिएक्शन नहीं, और जब कोई रिएक्शन नहीं तो आयनाइजेशन भी कोई नहीं होगा। तो मतलब नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये तीनों गैसें ना तो क्रिया करती हैं, और जब नहीं क्रिया करेंगी तो भाई आयनित भी नहीं होंगी। तो इस कारण से क्या होंगी, ये गैसें जल में क्या होंगी, अल्प विलीय होंगी, या अगर इनको घोलेंगे तो जबरदस्ती से घोलेंगे, कुछ कंडीशंस के साथ घोलेंगे। तो समझ आ गया आपको कि गैस की प्रकृति कैसे प्रभावित करेगी किसको, द्रवों में गैस की विलयता को। अब दूसरी बात करें विलायक की प्रकृति, तो विलायक की प्रकृति भाई दो कैटेगरी होंगी मेन, कौन कौन सी बेटा, हमें पता, या तो विलायक ध्रुवीय होगा भाई, या फिर अध्रुवीय होगा। अब ध्यान से समझे, ध्रुवीय, अगर हमारे पास विलायक ध्रुवीय है और जो गैस ले रहे हैं वो भी ध्रुवीय है, तो क्या होंगे, वो अच्छे से डिसॉल्व हो सकेगी, अच्छे से या ज्यादा से ज्यादा उसमें घुल सकेगी, यानी विलयन बन सकेगा। लेकिन अगर एक की प्रकृति तो ध्रुवीय हो जाए और एक की प्रकृति अध्रुवीय हो जाए, तो फिर क्या होगा, गैस ज्यादा से ज्यादा डिसॉल्व नहीं होगी, वो बहुत अल्प मात्रा में या बिल्कुल ही नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं इसको डिटेल से, विलायक की प्रकृति कैसे डिपेंड करेगी या कैसे निर्भर करेगी किस पर भाई, गैसों के द्रवों में विलयता पर। तो नेक्स्ट चर्चा करते हैं विलायक की प्रकृति। विलायक की प्रकृति, तो देखिए विलायक की प्रकृति कैसे इफेक्ट करेगी भाई किसको, द्रवों में गैसों की विलयता को। तो हमारे पास विलायक यहां पे दो प्रकार के होंगे, पहला होगा बेटा ध्रुवीय और दूसरा होगा अध्रुवीय। अगर हमारे पास विलायक ध्रुवीय है और जो उसमें गैस है वो भी ध्रुवीय हो, जैसे मान लिया हम बात करें NH3, अमोनिया, या भाई CO2, तो ये क्या होंगी, ये उसमें अच्छे से डिसॉल्व हो सकेंगी। अगर बात करें इनमें से इन दोनों गैसों को हम किसमें भाई, H2O में डिसॉल्व करें, ये क्या है, हमारी दोनों विलय है, और भाई वाटर क्या है बेटा, विलायक है। अब प्रकृति क्या है, इनकी प्रकृति सेम है, यानी कि ये भी ध्रुवीय है, विलय भी ध्रुवीय है और विलायक भी ध्रुवीय है, तो ये दोनों गैसें आसानी से किसमें, वाटर में डिसॉल्व हो सकेंगी। लेकिन अगर यहां पे मैं विलायक कौन सा ले लूं भाई, विलायक ले लिया, मैंने लिया CCl4 ले लिया भाई, कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो इसकी प्रकृति क्या है, अध्रुवीय है। और जब अध्रुवीय है तो अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड को हम CCl4 में घोलने की कोशिश करें, कार्बन टेट्राक्लोराइड में घोलने की कोशिश करें, तो क्या होंगे, नहीं घुलेगी। रीजन, इसकी प्रकृति ध्रुवीय है
और इसकी प्रकृति कैसी है, अध्रुवीय है। तो क्या होगा, यानी समान समान को घोलता है। पहले जब चैप्टर को शुरू किए थे, विलयन के प्रकार में पढ़े थे हम कि समान समान को घोलता है। अगर ध्रुवीय होगा, विलय भी और विलायक भी, तो विलयन बना सकेंगे। अगर एक डिफरेंट प्रकृति का हुआ, एक ध्रुवीय हो एक अध्रुवीय, तो नहीं घोल पाएगा। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट है बेटा हमारा ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव, तो देखो भाई ताप बड़ा इफेक्ट डालता है किस पर, द्रवों में गैसों की विलयता पर। तो मोस्टली जो गैसेस है वो हमेशा क्या होगा, जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, ताप बढ़ाएंगे, वैसे वैसे क्या होगा भाई, उसमें विलयन में गैस की विलयता घटती चलेगी। यानी क्या होगा भाई, ये ताप के व्युत्क्रमानुपाती होगी क्या, गैसों की विलयता। तो लिख दे रहा मैं, अधिकांश गैसें ताप वृद्धि करने पर द्रव विलायकों में कम घुलती हैं। क्या कारण है भाई इसका कारण यह है कि अगर किसी गैस को किसी द्रव में घोला जाए तो वो जो प्रक्रम बनेगा ना भाई, वो उष्माक्षेपी प्रक्रम बनेगा। और जब आप पढ़े कि अगर कोई प्रक्रम उष्माक्षेपी हो तो टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा, वो प्रक्रम स्लो पड़ जाएगा। तो चूंकि मैं यहां पे भी लिख दे रहा है बात, चूंकि गैस का द्रव में घुलना एक ऊष्मा अक्षेपी प्रक्रम है, कि अगर हमारे पास प्रक्रम या क्रिया कौन सी हो, उष्माक्षेपी हो, तो हमें अभिक्रिया को अग्र दिशा में विस्थापित करने के लिए टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। यही कारण है कि अगर हमें किसी गैस को किसी द्रव में घोलना तो वहां पर ताप की क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी। एक बात और याद रखें, मैंने यहाँ पे अधिकांश गैसें लिखा, सभी के लिए ऐसा फॉलो नहीं होता, कुछ इसके अपवाद भी हैं। जैसे बात करें नाइट्रोजन या हीलियम, अगर हम इनको पानी में डिसोल्व करें, इनको पानी में घोल लें, तो ये प्रक्रम उष्माक्षेपी ना होकर के प्रक्रम कैसा बनेगा, उष्माशोषी। फिर से सुने क्या कहा मैंने कहा कि नाइट्रोजन और अगर हीलियम का हम जलीय विलयन बनाए तो ये प्रक्रम उष्माक्षेपी ना होकर के कौन सा प्रक्रम बनेगा भाई, ये प्रक्रम बनेगा बेटा उष्माशोषी। और जब उष्माशोषी प्रक्रम बनेगा तो थ्योरी चेंज हो जाएगी। क्या चेंज हो जाएगी भाई, कि यानी अब नाइट्रोजन और हीलियम को ज्यादा घोलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, ताप में वृद्धि करनी होगी। और ताप में वृद्धि करने पर क्या होगा, नाइट्रोजन और हीलियम ज्यादा घुल सकेंगे। बाकी और अदर गैस है, जैसे अभी हम एग्जांपल लिए थे भाई CO2 फॉर कोल्ड ड्रिंक, इसका बेस्ट एग्जांपल है कोल्ड ड्रिंक। मान लिया अगर हम 2 कोल्ड ड्रिंक लें, 2 कोल्ड ड्रिंक में एक कोल्ड ड्रिंक को तो धूप में रख दें और एक कोल्ड ड्रिंक को फ्रिज में रख दें, तो क्या होगा, और साथ में क्या करें, अब दोनों को 1 घंटे बाद उठा लाएं, एक को फ्रिज में से निकाल लाए, एक को धूप से उठा लाए। अब क्या करो, पहले जो धूप में रखी थी उसका टेस्ट लो, उसका टेस्ट चखोगे तो क्या होगा, आपको इतना यानी कि वो अच्छा नहीं लगने का, बस ऐसा लगेगा जैसे मीठा पानी पी लियो या गर्म पानी पी लियो। वही जो फ्रिज में रखी थी आप उसको पियोगे तो उसका टेस्ट आपको ज्यादा अच्छा लगेगा, यानी वो पीने में स्वादिष्ट होगी। रीजन क्या है कि वहां पे जो कोल्ड ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड घुली हुई थी, दोनों में सेम थी, लेकिन जोन से को आपने फ्रिज में रखा, वो फ्रिज में रखने से क्या हो जाएगी, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और ज्यादा अच्छे से डिजोल्व होगी। क्यों, क्योंकि प्रक्रम जब कार्बन डाइऑक्साइड को उसमें घोला गया था तो प्रक्रम बन गया था भाई उष्माक्षेपी। और उस उष्माक्षेपी प्रक्रम के कारण क्या हुआ, जब आपने फ्रिज में रखा टेम्परेचर कम कर दिया लासातले के अनुसार, और जब टेम्परेचर कम कर दिया तो कार्बन डाइऑक्साइड उसमें अच्छे से और अच्छे से डिजोल्व होगी, और आपने जब पिए धीरे धीरे तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकल पाई। वहीं पे क्या हुआ, जो दूसरी बोतल थी जिसको आप धूप में थे, जैसे ही आपने गिलास में किया, क्योंकि टेम्परेचर मिलने से वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड को जैसे टेम्परेचर मिला वो निकलने के लिए वहां से तैयार होगी, और जैसे अपने पात्र में यानी गिलास में जैसे आप पीने वाले हो उसको किया तो सॉरी, तो इतना कार्बन डाइऑक्साइड सारी निकल जाएगी वहां से। और जब कार्बन डाइऑक्साइड सारी निकल जाएगी तो यानी हमें जो कोल्ड ड्रिंक अपने धूप में रखे थे उसे पीने में कोई मजा नहीं आने का। यही करना है कि कोल्ड ड्रिंक या आपके जितने भी लिक्विड सोल्ट है मैक्सिमम क्या हुए भाई, ठंडे करने के या ठंडे को पीने में ज्यादा मजा आवे। इसके बाद बात करें हम नेक्स्ट नंबर 3 दाब का प्रभाव, सॉरी नंबर 4 दाब का प्रभाव। तो मैं कहूंगा कि इन हमने 4 प्रभाव पढ़े, यानी गैसों की द्रव्यों विलेयता को प्रभावित करने वाले। तो सबसे ज्यादा जो इफेक्टिव होगा, सबसे ज्यादा जो प्रभावित करेगा किसी गैस की द्रव्य में विलेयता को, वो दाब करेगा भाई। दाब कैसे करेगा, तो चलो लिख दे रहा मैं यहाँ पे,
गैसों की द्रव्यों में विलेयता को दाब अत्यधिक प्रभावित करता है। और क्या होगा भाई, जो विलेयता होगी किसी भी गैस की वो क्या होगी, दाब के समानुपाती होगी। यानी अगर हमें किसी भी गैस को किसी दर विलायक में घोलना ज्यादा से ज्यादा, तो हमें क्या करना होगा, उसकी दाब में वृद्धि करनी होगी। अब इस दाब को समझाने के लिए एक वैज्ञानिक हुए विलियम हेनरी। विलियम हेनरी ने एक नियम दिया जिसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, और डिटेल से पढ़ेंगे, बड़े अच्छे से पढ़ेंगे, और इंपॉर्टेंट भी है वो टॉपिक, हेनरी का नियम। तो इस पर अभी मैं टॉपिक को यहीं पर रोक रहा। आई होप you understood this classes, so keep watching Nityam classes. Thank you.